हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एग्जाम स्टूडियोज पर। और आज हम पढ़ेंगे उससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा मानक। एक सेकेंड, इसको यहाँ से ऐसे अब लिखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होती है जिसके द्वारा हम किसी भी अदर ऑब्जेक्ट पर या फिर किसी भी अन्य तत्व पर उसके आवेशों के बारे में पहचान कर सकते हैं। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कौन सी इलेक्ट्रोड होती है? वो इलेक्ट्रोड जिस इलेक्ट्रोड के द्वारा हम किसी भी अन्य जैसे कि Zn है, जिंक ले लिया और यह हाइड्रोजन है, तो हम इसके थ्रू हम इसके जो है आवेशों की पहचान कर सकते हैं कि इस पे कितने आवेश है। जैसे इस पे प्लस के 2 आवेश आते हैं, इसी तरीके से हम इसके आवेशों की पहचान कर सकते हैं। वो इस पे परिक्रिया क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, वो आपको मैं ड्रॉ के माध्यम से समझाऊंगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक बीकर ले लेंगे। ये हमारा क्या है? एक बीकर है। क्या है? एक बीकर। इसमें ये कांच की नली लगी हुई है। ये कांच की नली होगी, नली। और इसी में लगी हुई है ये इलेक्ट्रोड की छड़, काले कलर की। किसकी है ये? प्लेटिनम की। ये प्लेटिनम की छड़ है ये। और इसमें भरा हुआ है विलियन भरा हुआ है। किसका? HCl का। HCl का इसमें विलियन भरा हुआ है। और यहाँ से जो है इसमें से हम H2 गैस को H2 गैस, ठीक है, H2 गैस को हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और इसमें बन रहे हैं बबल्स। छोटे छोटे से बबल्स बनेंगे इसमें, इसके चारों तरफ। ठीक है, अब इससे आगे हम पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या क्या आता है। ये भी होगी ब्लैक कलर की। इसको बोलते हैं कांच की नली। कांच की नली। और 1.0 मोल का HCl विलियन। HCl विलियन हो गया। और ये छड़ होगी हमारी किसकी? प्लेटिनम की। किसकी? प्लेटिनम की छड़ हो गई। और ये जो है ये हो जाएगी प्लेटिनम की ब्लैक परत चढ़ा हुआ इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें एक कांच की नली ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं? एक कांच की नली ले लेंगे। और इस कांच की नली में क्या करते हैं? एक प्लेटिनम की छड़ को लगा देंगे। प्लेटिनम की छड़ को लगाने के बाद इसमें क्या करते हैं हम? ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को इसमें रिलीज कराते हैं। किसके थ्रू? कांच की नली के थ्रू इसमें रिलीज कराते हैं।
इसमें नीचे क्या भरा हुआ है, इस बीकर में हमारा सबसे इसमें नीचे बीकर में हाइड्रोक्लोरिक का विलयन भरा होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का इसमें विलयन भरा होता है। और ये जो हमारी प्लेटिनम की छड़ होती है, इसी एक ऐसे कलर की होती है, ब्लैक परत की चढ़ी हुई एक इलेक्ट्रोड लगी होती है, क्योंकि हमें किसके ऊपर देखना है, इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड के ऊपर देखना है कि इसके ऊपर कितने चार्जेस है। तो वो कैसे पता चलेगा, उसी को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक HCl का विलयन लिया, उसमें कांच की हमने नली लगा दी, और कांच की नली लगाने के बाद फिर हमने उसमें क्या करा, हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस कराया। जब हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस कराया, तो इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें क्या करा, एसी करंट, कौन सा एसी करंट, हमने इसमें क्या करा, एसी करंट को प्रवाहित करा। एसी करंट प्रवाहित करने के बाद इसमें क्या है, वो जो गैस ऊपर से रिलीज करा रहे थे, वो बबल्स के रूप में किसमें से, हाइड्रोक्लोरिक विलयन में से बाहर निकलने लगी। बबल्स के रूप में, यानी कि हम कोई भी चीज़ ले लो, अगर पाइप है, पाइप में से हम फूंक मारते हैं तो पानी में भी क्या होता है, बबल्स बनने लगते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें क्या है, बीकर में जैसे हमने ऊपर से क्या करा, हाइड्रोजन गैस डाली इसमें, तो इन्होंने क्या कर दिया, ऊपर से इसमें क्या निकलने, बबल्स बनने शुरू हो गए, जो हमारे किस रूप में निकलने लगे, हाइड्रोजन गैस जो आई थी उसी रूप में निकलने लगे। और जिस जिसमें एक वायुमंडल दाब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित, वायुमंडल दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने लगा, ठीक है। इस एक मार्ग के द्वारा कांच की नली के नीचे, कांच की नली है, इसके नीचे हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, नीचे से, ऊपर से तो बंद है, जब ऊपर से इसमें डाल रहे तो नीचे से ही तो निकल रही है, नीचे से इसमें से गैस निकल रही है, किसमें से होती हुई, हाइड्रोक्लोरिक विलयन में से होती हुई। जब ये इसमें से निकल रही है, तो ये क्या करती है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को निकालना शुरू कर देता है। हाइड्रोजन में क्या करता है, गैस डाली इसमें, ये है गैस, H2 है, H2 हमारी गैस है, और हमने इसको इसमें रिलीज कराया, तो ये जिस रूप में आई उसी रूप में वापस भी जा सकती है, इसलिए इस पर कैसा लगता है, रिवर्सिबल का सिंबल लगता है। रिवर्सिबल का हो गया, तो ये हो गया हमारा H+ देंगे यहाँ पे, H+2 देंगे, क्यों देंगे 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे 2 है, हाइड्रोजन के कितने अणु है, यहाँ पर 2 अणु है, एक गलती कर 2 है, यहाँ आएगा 2, H पे 1+ होता है ना, और ये आएगा कितने 2 है, इसलिए हमने 2 लिख दिया इधर। और कितने इलेक्ट्रॉन निकाले इसने, 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगी जब तो ये आएगा, यहाँ पे प्लस का चार्ज आएगा, और निकाल नहीं पाता ना प्लस का चार्ज, निकाल दे तो प्लस का चार्ज आएगा, अगर ले लेता एक्सेप्ट कर लेता तो माइनस का चार्ज होता, लेकिन इसमें हमें किसका चाहिए, प्लस का चार्ज, इस पर प्लस का चार्ज है हाइड्रोजन पे, इधर भी हम इससे क्या निकाल सकते हैं, प्लेटिनम का हम चार्ज निकाल सकते हैं। वो कैसे, यहाँ तक भी देख लीजिए, आगे ये देखो इधर, जैसे कि ये हुआ हमारा H2 गैस ले लिया हमने, H2 गैस है, ठीक है। H2 गैस में जब H2 गैस का हमने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, तो प्लेटिनम था, प्लेटिनम ने हमने सॉल्यूशन ले रखा था, तो जब H2 गैस हमने उसमें रिलीज करी, तो रिलीज करने के बाद क्या हुआ, इन्होंने प्लेटिनम पर H+ आयन का एक्वस सॉल्यूशन बन गया, क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन बन गया। जब हमने हाइड्रोजन गैस उसमें रिलीज कराई, तो रिलीज कराने के बाद प्लेटिनम और H+ आयन का क्या बन गया, इसमें एक एक्वस सॉल्यूशन बन गया, ठीक। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि जैसे ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस और प्लेटिनम, इसको लिख सकते हैं PtH2 गैस और H+ आयन, हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या बनाएगा, ये एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ये H2, ये वाली हमारी गैस है, H2 गैस। तो हमें यहाँ से किसके ऊपर चार्ज पता चलेगा, प्लेटिनम के ऊपर। हमने क्या करा, इसमें रिलीज करी, तो प्लेटिनम पर कितने चार्ज होते हैं, प्लस के 2 चार्ज, कितने होते हैं, +2।
यहाँ तक ये ड्रॉ है आपके समझ में? सिर्फ माइनक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में हमें इसी के बारे में पढ़ना है। और कोई दिक्कत? एक बार इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नैनर्स्ट समीकरण। समीकरण ठीक है। अभी हमने वो चीज पढ़ ली थी, हम पढ़ेंगे नैनर्स्ट समीकरण। ये क्या होती है? इसमें लिखते हैं किसी धातु इलेक्ट्रोड किसी धातु इलेक्ट्रोड किसी धातु इलेक्ट्रोड के किसी धातु इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव किसी धातु इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव किसी धातु इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान उसके विलयन उसके किसी धातु इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान उसके विलयन के उसके लवन के विलयन उसके लवन के विलयन लवन के विलयन इसके लवन के विलयन की सांद्रता उसके लवन के विलयन की सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करती है निर्भर है। ठीक है, निर्भर करती है। सांद्रता एवं ताप के साथ सांद्रता एवं ताप के साथ विभव में परिवर्तन को नैनर्स्ट समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें क्या है? इसमें ये देखिए, जो हमारी नैनर्स्ट समीकरण है उसमें क्या होता है कि किसी भी धातु की जो हमने इलेक्ट्रोड ली, ठीक है, किसी भी धातु की जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड विभव का मान जो हमने इलेक्ट्रोड ली उस इलेक्ट्रोड विभव का मान और उसी धातु के हमने विलयन लिया, उसी धातु के लवन का विलयन लिया, उसकी सांद्रता और ताप पर निर्भर करती। यानी कि जैसे हमने कोई भी धातु लिया, उसका इलेक्ट्रोड का बनना, उस धातु का जो है इलेक्ट्रोड का बनना उसके लवन ने
विलयन जो हमने लिया उसकी सांद्रता और ताप पर निर्भर करता है कि वो इलेक्ट्रोड किस प्रकार का बनेगा। और ये चीज मैं बता रखा है, जो सांद्रता ताप और विभव, सांद्रता ताप और विभव यानी कि विभव का मतलब किस पे कैसे चार्ज आएंगे, वो परिवर्तन जो उनके बीच में जो परिवर्तन होगा, किसके सांद्रता ताप और विभव में जो परिवर्तन होगा वो हमारा किसके द्वारा दर्शाया जाता है, नैनर समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। आया समझ में? एक बार और समझ लिया इसको कि जैसे कोई भी हमने धातु ली, जैसे ये धातु है, ठीक है, इसी धातु का हमने कोई विलयन लिया, ठीक है, इसी विलयन के, इसी धातु का जो है धातु का विलयन लिया, इसी विलयन के ताप और सांद्रता, ताप और सांद्रता तथा विभव, ताप सांद्रता और विभव में होने वाला जो परिवर्तन है, होने वाला जो परिवर्तन है वो किस पर निर्भर करता है, नैनर समीकरण पर परिवर्तन निर्भर करता है, परिवर्तन निर्भर करता है। कौन कौन सा, जैसे हमने कोई धातु ली, इस धातु का हमने जो विलयन लिया उसी विलयन में, यानी कि इसका हमने इलेक्ट्रोड बनाना है, जब इलेक्ट्रोड इसका बनाएंगे तो क्या करना, इसी धातु को हमने क्या लेना, विलयन लेंगे, तो इसकी सांद्रता कितना गाढ़ा है या फिर तनु विलयन है, सांद्र विलयन है, वो एक तो, और इसका ताप, इसका तापमान कितना वो निर्भर करेगा, और इस पे जो विभव में परिवर्तन होगा, ये तीनों चीजें हमारी किससे दर्शाई जाती है, नैनर समीकरण के द्वारा दर्शाई जाती है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। जैसे एन एन के ये हो गया एम एन प्लस एक पर सॉल्यूशन है हमारा, एक और सॉल्यूशन है प्लस, इसमें क्या करा इसने, एन ही इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया, जब इन्हें एन इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचा, धातु, क्या है, धातु, एम कोई धातु है यानी कि सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में क्या होती है, धातु, ठीक है, यानी कि कोई एक्वा सॉल्यूशन है जिस पर कोई चार्ज है, चार्ज का कैसा है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया, यानी कि एन कोई भी, हमने कोई भी धातु ले ली, इसकी जगह एल्यूमिनियम ले लो, इससे हमने एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम पे आगे 3 प्लस के ए क्यू प्लस में 3 ई माइनस 3 निकाल दिए, जब भी तो 3 है इस पे, और यहाँ से इसने क्या करा, ये बन गई हमारी एल्यूमिनियम धातु, ठीक है। यहाँ पे एन जो है, एन किसकी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि विभव जो भी है इसमें दिया हुआ विभव उनका मान, विभव का मान एन है इसमें, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, समीकरण को भी और इसको भी। हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं। इसमें लिखिए नैनर समीकरण एवं साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक, अब हमें इसके साम्य स्थिरांक के बारे में बताना है, किसके, नैनर समीकरण के, जो हमने अभी पढ़ी थी नैनर समीकरण, उसी के हमें साम्य स्थिरांक के बारे में बताना है। इसमें क्या होता है कि इस सेल में, इस सेल में इस सेल में बाह्य परिपथ, इस सेल में बाह्य, इस सेल में बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में
बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा Zn इलेक्ट्रोड से कॉपर CO Zn तो जिंक था, CO इलेक्ट्रोड, CO कॉपर है, Zn जिंक होगा। एंड ये जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होता है, किससे? Zn इलेक्ट्रोड से कॉपर, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होता है, जबकि विद्युत धारा में इसके विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का बहना ही साम्य स्थिरांक होता है। जैसे इसका जो साम्य स्थिरांक होता है वो है के। क्या होता है साम्य स्थिरांक? बहना ही साम्य स्थिरांक होता है, साम्य स्थिरांक के होता है, के साम्य स्थिरांक के होता है। इसमें आएगा जैसे कि ये हमारी कोई भी रिएक्शन है, जैसे कि हमने रिएक्शन ले, इसमें जिंक है, जिंक ले लिया, जिंक में Zn+K2 और ये हमारा एक्वस है और ये डबल में, फिर आ गया हमारा कॉपर, एक्वस में ही आ गया, और इसके बाद में क्या बनेगा हमारा CO, क्या बनेगा CO। ठीक है, सेम वही चीज़ें हैं कि जब हमने कोई भी धातु ली तो उस पर जो चार्ज आए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तभी तो उस पर चार्ज है। इधर से या क्या हो, इधर से पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो उसके बाद क्या प्राप्त हुई, हमें धातु मिली। ठीक है, सिर्फ वही चीज़ें इसमें है। इसमें अगर हम स्थिरांक के अनुसार बनाए तो स्थिरांक में जैसे आएगा के बराबर, इसमें के हमारा स्थिरांक के है, तो के बराबर Zn+2 अपॉन में Cu+2, Zn+2 अपॉन में Cu+2, ये चीज़ें होती है। और ये पूरा सेल के लिए होता है, ये जितनी भी जो प्रक्रिया होती है हमारी पूरी एक सेल के लिए होती है, यानी कि सेल के बाह्य परिपथ में, सेल के एक तो सेल जैसे सेल है, एक तो ये होगी, इसके अंदर जो होगी प्रक्रिया एक तो वो होगी, ठीक है, और ये इसके बाहर की तरफ, ये इसके बाहर वाला जो आउटर एरिया होगा इसके बीच में जो होने वाली, यानी कि ये जो हमारी
बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, इन दोनों के बीच में भी तो रिएक्शन होगी। तो सेल के किसी एक सेल ले ली हमने, सेल में बाह्य परिपथ में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की दिशा, बहने वाले इलेक्ट्रॉन यानी कि इसके बाहर की ओर जो बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की दिशा है वो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर की ओर होती है, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर की ओर होती है। लेकिन धारा में ऐसा नहीं होता। धारा में क्या होता है, जब सेल ले लिया हमने तो इसमें से धारा भी निकल ली है, तो इसके अंदर तो क्रिया हो रही है जिंक से कॉपर की ओर, लेकिन उसमें क्या था, उसमें उल्टा था, उसमें क्या होता है कॉपर से जिंक की ओर चलती है, कॉपर से जिंक की ओर। किसमें? धारा में। धारा में किसकी ओर चलती है? जिंक से, वो कॉपर से जिंक की ओर चलती है। और इस सेल के अंदर की जो प्रक्रिया है उसके अंदर जिंक से कॉपर की ओर चलती है। ये चीज़ इसमें ध्यान रखना है। इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें किसका? साम्य स्थिरांक की आवश्यकता पड़ती है। वो किससे दर्शाते हैं? उसे के से दर्शाते हैं। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। इससे पहले आप एक रिएक्शन और लिख दीजिए यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ ये CU प्लस में 2 प्लस में ZN, ये बराबर आएगी ZN प्लस में 2 प्लस CU। ठीक है, एक बार से नोट कर लीजिए। यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया? आज इससे आगे की जो चीज़ें हैं वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हम यहीं पे ही आपको धन्यवाद करते हैं। और आपको अगर जैसी क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट करें, आपके जो भी डाउट हो उन्हें कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।